दूर तक फैले पानी के इस विस्तार के नीचे एक पूरी सभ्यता दफन है। इतिहास का एक कालखंड दफन है और दफन है एक ऐसा शहर जहां कभी 3 नदियां मिला करती थी। वो शहर जहां राजे रजवाड़े और सामंत भी रहे तो कई संग्रामी और साहित्यकार भी। शहर जो यक्ष, गंधर्व, भील, किरात जैसी आदिम जनजातियों की रंगभूमि रहा, नाग और खसों की कर्मभूमि रहा, वीर योद्धाओं की समर भूमि रहा और क्रांतिकारियों की शहादत का गवाह भी। एक ऐसा शहर जिसमें गुमानी, मोलाराम, मूरक्रोफ्ट, विल्सन, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ जैसे लोगों का खूब आतिथ्य किया, लेकिन मुगल कभी यहाँ दाखिल भी नहीं हो सके। हम बात कर रहे हैं उस टिहरी शहर की जिसके बसने और उजड़ने दोनों की अपनी अलहदा कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति और आप देख रहे हैं 12 मासा की विशेष प्रस्तुति विस्तार। टिहरी में बसासतों का इतिहास सदियों पुराना है। 10वीं शताब्दी में जब कत्यूर नरेश सुभिक्ष राजदेव का शासन था, उस दौर के कुछ दान पत्रों में टिहरी के आसपास के कई गांवों का नाम दर्ज मिलता है। भागीरथी घाटी में चौहान वंश रहा हो, गढ़वाल रियासत का पवार वंश या गोरखाओं का निरंकुश शासन, टिहरी की बस्तियों का उल्लेख इतिहास के तमाम कालखंडों में मिलता है। लेकिन एक मुकम्मल शहर के रूप में टिहरी के विकसित होने की असल कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से। साल था 1815। पवार वंशीय राजा सुदर्शन शाह ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से अपनी खोई हुई विरासत गोरखों से वापस ले चुके थे, लेकिन उसकी उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। गढ़वाल रियासत 2 हिस्सों में बांट दी गई थी। उनके पूर्वजों की राजधानी श्रीनगर गढ़वाल और अलकनंदा पार का पूरा क्षेत्र अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया था, जो फिर ब्रिटिश गढ़वाल कहलाया। ऐसे में राजा सुदर्शन शाह को अपनी रियासत के लिए एक नई राजधानी तलाशनी पड़ी और इसी तलाश में वो 29 दिसंबर 1815 को टिहरी पहुंचे। किंवदंती ये भी है कि टिहरी के लोक देवता काल भैरव ने राजा सुदर्शन शाह की शाही सवारी को रोककर उन्हें टिहरी में ही राजधानी स्थापित करने का संकेत दिया था। 30 दिसंबर 1815 के दिन सुदर्शन शाह ने विधिवत टिहरी को गढ़वाल रियासत की राजधानी घोषित कर दिया। टिहरी तब 2278 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक छोटा सा गांव था जिसे टिहरी के नाम से जाना जाता था। वरिष्ठ पत्रकार महिपाल नेगी अपनी किताब टिहरी की जल समाधि में लिखते हैं कि 1815 से पहले टिहरी एक छोटी सी बस्ती थी। गढ़वाली भाषा में छोटी को टिहरी कहा जाता है। शायद इसी के चलते इस जगह का नाम टिहरी पड़ा हो। गढ़वाली भाषी लोग और टिहरी उत्तरकाशी के अधिकांश गांव कस्बों में लोग आज भी इसे टिहरी ही कहते हैं। इतिहासकार एटकिंसन ने हिमालयन गजेटियर में लिखा है कि 1808 में टिहरी एक छोटा सा गांव था। मूरक्रोफ्ट, जिन्होंने 1820 में टिहरी की यात्रा की, उन्होंने भी इसे टिहरी ही लिखा है। लेकिन देहरी विलियम आर्चर ने इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम द पंजाब हिल्स और बैरिस्टर मुकुंदन लाल ने गढ़वाल पेंटिंग में टिहरी शब्द लिखा। राहुल सांकृत्यायन और काका कालेलकर ने भी अपने संस्मरणों में टिहरी ही लिखा। कुछ लोगों का मानना है कि टिहरी का विकास त्रिहरि से हुआ, जिसका अर्थ है 3 हरि, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हालांकि इस संदर्भ में कोई प्राचीन पांडुलिपि नहीं मिलती है। बहरहाल, जब राजा सुदर्शन शाह टिहरी पहुंचे तो उन्होंने 700 रुपए में 30 छोटे छोटे मकान यहाँ बनवाए, जिनका मासिक किराया 4 आने रखा गया ताकि राज्य को कुछ आमदनी हो। राजा के लिए आर्थिक समस्या तब बड़ी जटिल थी। हालांकि इतना कम किराया रखने के बाद भी राजा को किराएदार मिलने में कठिनाई हुई। राजधानी आने वाले लोगों को तब खुले मैदान में या तंबुओं में ठहरना पड़ता था। महिपाल नेगी अपनी किताब में लिखते हैं कि राजा सुदर्शन शाह ने राज परिवार के सदस्यों को टिहरी में बसाने के साथ ही रियासत के कामकाज के लिए वजीर, राजगुरु, राजपुरोहित, पुजारी, ज्योतिषी, धर्माधिकारी, लेखवार, सुरक्षाकर्मी, राजमिस्त्री, दीवान, फौजदार, चौकीदार, जागीरदार, मुआफीदार और दास दासी आदि को भी रियासत के विभिन्न हिस्सों सहित पुरानी राजधानी श्रीनगर गढ़वाल से बुलाया और फिर टिहरी में बसाया। इस तरह शुरू में राजवंशी परमार और पंवार, राजगुरु नौटियाल, राजपुरोहित पांडे, राज ज्योतिषी जोशी, बजीर पैन्युली, दीवान बहुगुणा, मुआफीदार व मुख्तियार सकलानी, रसोइया द्यूंडी और अन्य प्रतिष्ठित परिवार खंडूड़ी, रतूड़ी, घिल्डियाल, डोबाल, डंगवाल, पंत, गैरोला, राणा, बुटोला, परमार, नेगी, कंडल के पंवार आदि टिहरी में बसाए गए। कुछ ही सालों में वहाँ कुछ व्यवसायी जैन और मुस्लिम परिवार भी बसाए गए। बाद में धारकोट के नेगी, पंडियार गांव के सकलानी, खांड के नेगी, सोनार गांव के असवाल आदि, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी, वो भी टिहरी शहर में बसने लगे। लोग यहाँ बसने लगे तो टिहरी में मकान बने और बस्ती बनने लगी। धीरे धीरे राज्य की आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगी। अब राजमहल का निर्माण शुरू हुआ, जो पूरे 30 साल तक चला। 100 कमरों वाला 3 मंजिला राजमहल बनाया गया
और उसके सामने के मैदान में बना एक शानदार द्वार जिसे लोग कांगचक होली कहते थे। टिहरी, जो पहले एक छोटा सा गांव था, महाराजा सुदर्शन शाह के समय में एक चमकता हुआ शहर बन गया। साल 1815 में टिहरी राज्य की स्थापना से पहले यहाँ कुछ ही दर्जन लोग रहा करते थे और धुनारों की एक बस्ती होती थी। धुनार गढ़वाल का प्रमुख शिल्पकार समुदाय रहा है। ये लोग मछली पकड़ने के साथ ही यात्रियों को नदी पार करवाने का काम किया करते थे। 17वीं शताब्दी में राजा महिपत शाह के सेनापति रिखोला लोधी यहाँ आए और उन्होंने धुनारों को भिलंगना नदी के पार जमीन दी। स्कंद पुराण के केदारखंड और महाभारत में टिहरी और भागीरथी घाटी में यक्ष, रक्ष, गंधर्व, नाग, भील और किरात जैसे आदिम निवासियों का उल्लेख मिलता है। इन जनजातियों को आर्यों ने अपने आगमन के बाद निचली जातियों में धकेल दिया और उन्हें दानव, राक्षस और पिशाच जैसे नाम देकर उनका दमन किया। टिहरी का प्रारंभिक इतिहास इन आदिवासी जातियों से ही जुड़ा हुआ है। टिहरी के पास यक्षों के निवास के प्रमाण भी स्कंद पुराण में मिलते हैं, जहां इसे गणेश प्रयाग कहा गया है। भागीरथी घाटी में गंधर्वों द्वारा गंगा हरण की कथा भी है। इसी घाटी में पांडवों के वनवास के दौरान यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा सूरसेन की पुत्री माल्यवती ने टिहरी के पास मालीदेवल गांव के एक राजकुमार से गंधर्व विवाह किया था। ये गांव अब टिहरी बांध के कारण डूब चुका है। टिहरी के डूबने और बांध के बनने का क्रम हम आगे विस्तार से बताएंगे। फिलहाल वापस आते हैं पौराणिक टिहरी पर। इस क्षेत्र में भील और किरात रूपधारी शिव और अर्जुन के बीच युद्ध की भी कथा है, जिसके कारण भिलंगना नदी और घाटी का नाम पड़ा। टिहरी और इसके आसपास के क्षेत्रों में नागवंशियों का भी प्रभुत्व रहा है। कृष्ण द्वारा कलिया नाग को पराजित करने के बाद अनेक नागवंशियों ने हिमालय की घाटियों में शरण ली। भागीरथी घाटी के रैका, मौल्या और कछोरागढ़ नागवंशियों के नियंत्रण में थे, जिन्होंने 12वीं शताब्दी तक गणपति चौहानों के रूप में शासन किया। बाड़ाहाट, जो आज उत्तरकाशी के नाम से जाना जाता है, कभी नाग राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। 19वीं सदी में राजधानी बसने के बाद टिहरी की आर्थिक स्थिति तेजी से सुधरने लगी। अंग्रेज सरकार ने गोरखा युद्ध में जीत के बाद जब महाराजा सुदर्शन शाह को टिहरी का राज्य सौंपा था, तो उन्हें रवाई क्षेत्र नहीं दिया था। लेकिन कुछ समय बाद राजा की प्रशासकीय योग्यता को देखकर साल 1824 में रवाई क्षेत्र भी राजा सुदर्शन शाह को दे दिया गया। तब उन्हें इस क्षेत्र में काम संभालने के लिए अधिकारी नियुक्त किए और 2 अदालतें स्थापित की गई। राजा ने यह भी जरूरी समझा कि वहां के फौजदार गोविंद सिंह बिष्ट को खुश रखने के लिए कुछ गांव जागीर के रूप में उन्हें दे दिए जाए। तब उन्हें बरसारी, नंदगांव आदि दिए गए और उनके साथ ही शिवदत्त को भी उनके अधीन सहायक हाकिम बनाया गया। लेकिन गोविंद सिंह बिष्ट और उसके साथी शिवदत्त ने जनता पर अत्याचार बढ़ा दिए और राजस्व बढ़ाने की आड़ में खुद अधिक धन बटोरने लगे। उधर सकलाना के कुछ मुआफिदार, जिन्हें अंग्रेज अधिकारी ने राजा से पहले ही सनद दी थी, वो भी खुद को राजा से बड़ा मानने लगे थे। सत्यप्रसाद रतूड़ी अपनी किताब टिहरी राज्य के जनसंघर्ष की स्वर्णिम गाथा में लिखते हैं कि रवाई का फौजदार गोविंद सिंह बिष्ट राजा की उपेक्षा करने लगा और सकलानियों को भी राजा के विरुद्ध उकसाने लगा था। सुदर्शन शाह को अब इन उलझनों को निपटाना था। उन्हीं दिनों की बात है, साल 1835 में सकलाना के मुआफिदार सामंती क्रूरता में बहुत आगे बढ़ गए थे। उनके कारिंदों के क्रूर कठोर व्यवहार से तंग आकर तब ग्रामीण उच्च अधिकारियों से मिले और मामले की जांच के बाद राजा के आदेश पर मुआफिदार द्वारा वसूले जा रहे करों में कमी की गई। इसी कड़ी में आगे चलकर साल 1851 में जब सकलाना के मुआफिदारों ने टिहरी के पास बसे अठूर के किसानों से उपज का तीसरा हिस्सा तिहाड़ कर के रूप में वसूलना शुरू किया, तो भी विद्रोह हुआ। तब बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में किसानों ने तिहाड़ देने से इनकार किया और एक लंबे संघर्ष के बाद 12 आना बीसी नियम स्वीकृत किया गया। फिर 1861 में भूमि बंदोबस्त किया गया और किसानों की मांगे पूरी हुई। टिहरी के जनसंघर्षों के इतिहास में ये किसान आंदोलन एक अहम पड़ाव बना। राजा सुदर्शन शाह ने पूरे 44 साल शासन किया और फिर 7 जून 1859 में 75 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। तब उनके बेटे भवानी शाह ने राजगद्दी संभाली और अगले 12 साल टिहरी में शासन किया। उनके शासनकाल में टिहरी में हाथ से कागज बनाने का एक ऐसा उद्योग शुरू हुआ कि अंग्रेजी सरकार के अधिकारी भी यहाँ से कागज खरीदने लगे। सत्यप्रसाद रतूड़ी अपनी किताब में लिखते हैं कि राजा भवानी शाह के काल में राज्य की मुख्य आय भूकर से होती थी, लेकिन धीरे धीरे जंगलों से भी आय के स्रोत बनने लगे। अंग्रेज शिकारी फ्रेडरिक विल्सन ने 1 अप्रैल 1858 को महाराजा सुदर्शन शाह के कार्यकाल में भागीरथी नदी के दोनों किनारों पर स्थित वनों के पेड़ काटने का ठेका लिया था। महाराजा सुदर्शन शाह का 1859 में निधन हो गया था, जिसके बाद 1860 में विल्सन ने भवानी शाह से देवप्रयाग से टकनौर और टोंस नदी तक के वनों का ठेका भी 4 साल के लिए 4000 रुपए सालाना में ले लिया। फ्रेडरिक विल्सन पर हमने एक विस्तृत एपिसोड भी किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
सत्य प्रसाद रतूड़ी की किताब में ये भी जिक्र मिलता है कि भवानी शाह ने राज्य की आय बढ़ाने के लिए गंगा जल का ठेका देना भी शुरू किया। कंडियाल गांव के कुछ लोगों ने 3,301 रुपये सालाना के हिसाब से 20 साल के लिए गंगा जल का ठेका लिया। भवानी शाह ने हाथी पकड़कर लाने पर प्रति हाथी 150 रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की थी। हाथियों की बिक्री से भी राज्य की आय बढ़ाने का प्रयास किया गया। अपने शासनकाल के दौरान राजा ने टिहरी में कुछ मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया और पहली बार बड़े बगीचे भी लगाए गए। साल 1871 में भवानी शाह के बेटे प्रताप शाह ने टिहरी की गद्दी संभाली। उनका राज्याभिषेक बिलंगना नदी के बाएं किनारे सेमल तप्पड़ में हुआ। प्रताप शाह के शासन में टिहरी में कई नए निर्माण कार्य हुए। राजमहल से रानी बाग तक सड़क बनाई गई, कोर्ट भवन और खैराती अस्पताल का निर्माण हुआ। रियासत के पहले विद्यालय हेवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना हुई, जो कुछ सालों बाद एंग्लो वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल बना और आगे चलकर प्रताप कॉलेज के रूप में जाना गया। इसके अलावा नगर में चिकित्सालय भी खुलवाया, जिसमें आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों तरह का इलाज होता था। नगर में ही न्यायालय की स्थापना की गई ताकि न्याय मिलने में देरी ना हो। उन दिनों न्यायालय की भाषा फारसी थी और लिपि देवनागरी। राजा प्रताप शाह ने भू व्यवस्था के साथ वन व्यवस्था की तरफ भी विशेष ध्यान दिया। प्रताप शाह हमेशा टिहरी नगर के विकास के लिए काम करते रहे। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा एक प्रेस भी स्थापित की, जिसमें राजकाज से जुड़े दस्तावेज छपते थे। ये टिहरी राज्य की पहली प्रेस थी, जिसे प्रताप प्रिंटिंग प्रेस कहा गया। राजस्व में वृद्धि के साथ प्रताप शाह ने 1877 में टिहरी से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर में ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी पर प्रताप नगर भी बसाया। इसके बसने की भी एक दिलचस्प कहानी है, जिसे आप 12 मासा के एक अन्य कार्यक्रम में विस्तार से देख सकते हैं। इसका लिंक भी आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। प्रताप नगर बनने से टिहरी राज्य का विस्तार हुआ। प्रताप नगर तक पहुंचने के लिए भिलंगना नदी पर झूला पुल का निर्माण हुआ, जिससे नदी पार की जनता का टिहरी आना जाना भी आसान हो गया। अब टिहरी राजधानी होने के साथ साथ शिक्षा और व्यापार का केंद्र भी बन गई। राजा प्रताप शाह के निधन के बाद साल 1887 में उनकी पत्नी महारानी गुलेरिया ने शासन संभाला, क्योंकि जिस समय उनकी मृत्यु हुई तब उनके बेटे कीर्ति शाह मात्र 13 साल के थे। राजमाता गुलेरिया ने राज्य के सुचारू संचालन के लिए एजेंसी कौंसिल नाम की एक संरक्षण समिति का निर्माण किया। इसके 3 सदस्य बनाए गए, शिवदत्त डंगवाल, केवलराम रतूड़ी और विश्वेश्वर दत्त सकलानी। समिति के सचिव का पद रघुनाथ भट्टाचार्य नाम के एक सुयोग्य बंगाली व्यक्ति को दिया गया। कीर्ति शाह अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वापस टिहरी पहुंचे और राजगद्दी संभाली। उन्होंने टिहरी में कैसल दरबार नामक एक और राजमहल का निर्माण करवाया, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में बदला, कैम्बल बोर्डिंग हाउस और मदरसा स्थापित करवाया। इसके साथ ही उन्होंने चीफ कोर्ट भवन का भी निर्माण करवाया, जो साल 1993 तक जिला और सत्र न्यायालय के रूप में कार्यरत रहा। साल 1897 में महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के मौके पर टिहरी में एक घंटाघर बनाया गया। इसी दौरान टिहरी को नगर पालिका का दर्जा भी मिला। साल 1902 में जब स्वामी रामतीर्थ टिहरी आए तो राजा ने उनके लिए सिमलासू में शीश महल के पास गोलकोठी नामक आवास बनवाया। 1903 में टिहरी में बिजली का उत्पादन भी शुरू हुआ। इसके लिए भैतोगी गार्ड से टिहरी तक 2 किलोमीटर लंबी नहर बनवाई गई। हालांकि बिजली सिर्फ राजमहल तक ही पहुंच सकी। टिहरी में प्रेस तो प्रताप शाह के कार्यकाल में खुल ही चुकी थी। कीर्ति शाह ने उस प्रेस से एक पाक्षिक पत्र रियासत टिहरी गढ़वाल दरबार गजट के नाम से प्रकाशित करना शुरू किया। गजट प्रत्येक माह की पहली और 15वीं तारीख को छपता था और इसका वार्षिक मूल्य 2 रुपये था। नगर में लेन देन की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना भी की गई। महाराजा कीर्ति शाह ने अपनी राजधानी टिहरी को हर तरह से आधुनिक नगर बनाने का प्रयास किया। प्रताप शाह ने जैसे प्रताप नगर बसाया, वैसे ही कीर्ति शाह ने श्रीनगर गढ़वाल के पास अलकनंदा नदी के तट पर कीर्ति नगर बसाया, लेकिन उनका ध्यान हमेशा टिहरी पर रहा। कीर्ति शाह ने ही पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी का लेखन के प्रति लगाव देखकर उन्हें गढ़वाल का इतिहास लिखने का कार्य सौंपा था। गढ़वाल के इतिहास के बाद हरिकृष्ण रतूड़ी ने गढ़वाल और टिहरी से संबंधित अन्य पुस्तकों की भी रचना की। साल 1913 में 39 साल की उम्र में कीर्ति शाह की मृत्यु हुई। उनके बेटे नरेंद्र शाह तब 15 साल के थे। राजपाट का भार एक बार फिर से महारानी गुलेरिया ने संभाला। राजकाज संचालन के लिए फिर से एक संरक्षण समिति का गठन किया गया और समिति का अध्यक्ष का पद राजमाता को सौंपा गया। कुछ समय बाद राजमाता गुलेरिया के स्वास्थ्य खराब होने के कारण कुमाऊं कमिश्नर के प्रस्ताव पर शैमियर नाम के एक अंग्रेज को समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। शैमियर ने अध्यक्ष के रूप में अच्छा काम किया, लेकिन साल 1916 में हैजे की बीमारी से प्रतापनगर में उनका देहांत हो गया। समिति के काल में ही प्रथम विश्व युद्ध भी छिड़ गया था। देश की अन्य रियासतों की तरह टिहरी ने भी इस युद्ध में पूरा सहयोग दिया। कीर्ति शाह के शासन में बनी सेना सैपर्स को भी युद्ध क्षेत्र में भेजा गया। गढ़वाली युवक इस सेना में काफी बड़ी संख्या में भर्ती हुए।
उन्होंने उस युद्ध में बड़ी वीरता दिखाई। दरबान सिंह नेगी और गबर सिंह नेगी ने तो युद्ध का सर्वश्रेष्ठ वीरता पदक विक्टोरिया क्रॉस भी प्राप्त किया। संरक्षण समिति ने अपने कार्यकाल में 1916 में ही राज्य की भू व्यवस्था का काम भी शुरू किया। इसे अच्छी तरह से किए जाने के लिए सुयोग्य अधिकारी के रूप में जोत सिंह नेगी को बुलाया गया। तमाम रियासती जमीन की डोरी पैमाइश का काम जोत सिंह ने बड़ी तत्परता और योग्यता से करवाया। भू व्यवस्था का ये काम लगभग 10 साल चला और अक्टूबर 1926 में पूरा हुआ। इस दौरान तिब्बत से होने वाले व्यापार की सुरक्षा और सुव्यवस्था के साथ ही तिब्बत से लगी सीमा की अनिश्चितता को भी समुचित रूप से ठीक किया गया। साल 1919 में संरक्षण समिति का कार्यकाल समाप्त हुआ और नरेंद्र शाह ने प्रशासन की बागडोर संभाली। अपने पूर्वजों की तरह नरेंद्र शाह ने भी अपने नाम पर ऋषिकेश से 10 मील ऊपर 5000 फीट की ऊंचाई पर अपनी नई राजधानी के रूप में ओढ़ाथली गांव के स्थान पर नरेंद्र नगर की स्थापना की। टिहरी से नरेंद्र नगर तक एक अच्छी सड़क का निर्माण कराया गया। नरेंद्र शाह को गाड़ियों का बहुत शौक था। इसी शौक के चलते टिहरी तक सड़क पहुंचने से लगभग 2 दशक पहले ही गाड़ी पहुंचा दी गई थी। साल 1921-22 के करीब टिहरी में बाजार से राज दरबार और सिमलासू तक छोटी गाड़ी के चलने के लिए सड़क बनवाई गई। फिर ऋषिकेश में एक कार को अलग अलग पार्ट से तोड़कर खच्चरों पर लादा गया और टिहरी पहुंचाया गया, जहां मिस्त्री ने उन्हें जोड़कर गाड़ी तैयार की, जिसे राजा खुद चलाया करते थे। संयोग देखिए, गाड़ियों और ड्राइविंग के शौकीन नरेंद्र शाह की मौत भी आगे चलकर एक कार दुर्घटना में ही हुई। राजा नरेंद्र शाह के शासनकाल में 1920 में टिहरी में पहला कृषि बैंक स्थापित हुआ और 1923 में पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई, जिसे बाद में सुमन लाइब्रेरी के नाम से जाना गया। नरेंद्र शाह ने साल 1925 में प्रथम विश्व युद्ध के अपने राज्य के वीर गबर सिंह नेगी का स्मारक चंबा में बनवाकर उसका उद्घाटन किया। साल 1938 में यहाँ काष्ठ कला विद्यालय खोला गया और 1940 में प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज में बदला गया। अपनी तमाम उपलब्धियों के साथ साथ उन्हें उनकी यात्राओं के लिए भी जाना जाता था। पूरे देश में भ्रमण करने के साथ ही उन्होंने 6 बार यूरोप की यात्रा की। 1924 से 1941 तक ये यात्राएं चली। साल 1942 में टिहरी के पहले प्राइवेट स्कूल हिमालय विद्यापीठ की स्थापना हुई। उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी इसी स्कूल के छात्र थे। 1946 में राजा नरेंद्र शाह ने अपनी मर्जी से राजगद्दी अपने बेटे मानवेंद्र शाह को सौंप दी, जिन्होंने सिर्फ 2 साल ही शासन किया। साल 1947 में देश तो आजाद हुआ, लेकिन टिहरी रियासत में अभी भी राजशाही कायम थी। लेकिन आम जनमानस के मन में अब तक राजशाही से आजादी का विचार घर कर चुका था। परिणाम स्वरूप जन्म हुआ टिहरी की जन क्रांति का। इस जन क्रांति पर बारामासा ने विस्तृत प्रोग्राम किया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए देख सकते हैं। साल 1948 में जन क्रांति के साथ ही राजशाही का अंत हुआ और 1949 में टिहरी का भारत में विलय हो गया। भारत में विलय होने के बाद भी टिहरी में संघर्षों का एक नया दौर शुरू हुआ। आज़ादी के बाद टिहरी एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ बढ़ रही थी। अब टिहरी की लड़ाई न तो अंग्रेजों से थी और न ही राजशाही से, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई थी। ये लड़ाई उस बांध के निर्माण से जुड़ती है जो आज एशिया में तीसरा सबसे बड़ा बांध है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई, जब भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने भागीरथी घाटी में शुरुआती सर्वेक्षण और बांध के लिए तकनीकी अध्ययन शुरू किया। अध्ययन के बाद टिहरी शहर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर भागीरथी नदी की निचली घाटी को टिहरी डैम के लिए चुना गया। 2 साल बाद 1963 में विस्तृत सर्वेक्षण किया गया। 1965 में केंद्रीय सिंचाई मंत्री KL राव ने टिहरी का दौरा कर बांध बनाने की घोषणा की। साल 1972 में केंद्रीय जल आयोग ने टिहरी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी। हालांकि लोगों में पहले से ही बांध को लेकर शंका थी और जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो टिहरी और उत्तरकाशी जिलों के लगभग सभी राजनीतिक दलों और पंचायतों ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किए। इस विरोध को संगठित करने के लिए बांध विरोधी संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए और स्वतंत्रता सेनानी वीरेंद्र दत्त सकलानी इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। बांध के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की गई, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य चलता रहा। साल 1987 में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने भी बांध के विरोध में समिति का समर्थन किया और बांध विरोध के लिए लंबा संघर्ष किया। 1970 के दशक में टिहरी बांध परियोजना की परिकल्पना की गई, जिसका उद्देश्य बिजली उत्पादन, सिंचाई और पानी की आपूर्ति करना था। लेकिन इस परियोजना ने टिहरी की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को बदल कर रख दिया। 21वीं सदी की शुरुआत में जब बांध निर्माण पूरा हुआ और टिहरी के साथ ही आसपास के गांव जलमग्न होने लगे, तो हजारों लोगों को अपने पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन करने को विवश होना पड़ा। एक ऐतिहासिक शहर धीरे धीरे जल समाधि लेने लगा। टिहरी सिर्फ एक शहर नहीं था,
बल्कि इतिहास, संस्कृति और सभ्यताओं का अद्भुत संगम था। टिहरी में सिर्फ इमारतों ने जल समाधि नहीं ली, बल्कि इतिहास के एक पूरे कालखंड ने समाधि ली है। टिहरी के डूबने पर कई कविताएं और गीत भी लिखे गए हैं, जिनमें गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी का गाया गीत तो आज तक भी लोगों की आंखें नम कर जाता है। भेटी जा तो गोला गुइंडो जोमा खेल की सयानु वे तू ग्वाया लगनी जे डंडेली जे चौक जो बाटू आणू जानू रे तू जो बाटू आणू जानू रे तू कखन देखण लठ्याला त्वेन जलम भूमि या फिर टिहरी डूबण लग्यो चा बेटा डाम का खातिर टिहरी डूबण। तो ये थी टिहरी की आदि से अंत तक की कहानी। आपकी भी अगर टिहरी से जुड़ी कुछ यादें हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कार्यक्रम को तैयार करने के लिए तमाम जानकारियां जुटाई गई थी महिपाल नेगी और सत्य प्रसाद रतूड़ी की किताबों से। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और 12 मासों को मजबूत करने के लिए सुपर थैंक्स का बटन दबाकर द चैनल की पेड मेंबरशिप लेकर हमारा समर्थन करें, ताकि हम लाते रहे पहाड़ों से जुड़ी हर जिज्ञासा की खुराक 12 मास।